एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। शबाना नसीम की शादी को 4 महीने बीत जाते हैं। शबाना नसीम में बेहद मोहब्बत होती है। ये कोई लव मैरिज शादी नहीं होती। ये घर वालों की पसंद की शादी होती है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अचानक से 4 महीने के बाद नसीम का व्यवहार बदलने लगता है। इधर शबाना को अपने मायके की याद सताने लगती है। इधर शबाना का दिल करता है कि मैं अपने माँ के घर घूम कर आ जाऊं। तभी शबाना अपने माँ के घर चली जाती है, वह भी कुछ दिनों के लिए। इधर नसीब भी उसको कोई फोन नहीं करता। तभी इन दोनों के बीच में काफी मनमुटाव हो जाती है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। ये कहानी एक पारिवारिक जीवन से संबंधित है, जिसको सुनकर आपको भी बहुत सी बातें सीखने और समझने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से वही पुरानी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक, और वीडियो अच्छी लगे तो आगे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए रोजाना नई नई इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आती रहूंगी। चलिए लिए चलती हूँ फिर से उसी कहानी की तरफ। कोर्ट में दोनों का तलाक होना होता है, लेकिन जज साहब शबाना से पूछते हैं कि शबाना, बताओ तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा क्या निर्णय है। तलाक के पहले तुम कुछ कहना चाहती हो तो बताओ, क्योंकि तुम्हारा ही निर्णय था, तुम्हें तलाक चाहिए और तुम्हारे इस निर्णय को नसीम स्वीकार भी कर चुका है। वह भी तुमको तलाक दे देगा। तुम्हारा निर्णय क्या है, तुम क्या चाहती हो। शबाना बोलती है कि मुझे एक रात अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने नसीम के साथ गुजारना है। मतलब ये है कि उसके साथ अकेले कमरे में सोना है, एक बेड पर उसके साथ सोना है। इस बात पर जज साहब बौखला जाते हैं और जज साहब गुस्सा हो जाते हैं और उनके मन में अचानक ये बात चलने लगता है, हमने अपने इतने साल के नौकरी में कभी भी ऐसी लड़की को नहीं देखा, खुद अपने तलाक के लिए तलाकनामा डाली हो और वही लड़की फिर आज कोर्ट में बोल रही हो कि वो अपने पति के साथ सोना चाहती है, वह अपने हस्बैंड के साथ एक रात बिताना चाहती है एक बेड पर। ये शायद मानसिक रूप से लड़की ठीक नहीं है। जैसा आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसके बाद उस गुस्से में आकर जज साहब ने उस लड़की के साथ जो किया, इस बात को सुनकर आपकी अंतर आत्मा तक कांप जाएगी। आखिर वह लड़की क्या चाहती थी, आखिर वह क्यों चाहती थी कि वह अपने पति के साथ एक रात गुजारे, अपने पति के साथ एक ही बेड पर एक ही साथ सोए, जबकि उसको कल होकर तलाक लेना होता है। आखिर वह ऐसा क्यों चाहती है। इस सारी बात को मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। यकीन मानिए, जब इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे ना, तो आपकी अंतर आत्मा तक हिल जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, ये कहानी बाहरी दिल्ली शिव विहार की है। नसीम और शबाना का तलाक होना है और दोनों अपने परिजनों के साथ जज साहब के सामने आज प्रस्तुत हुए थे, जिसमें जज साहब पूछते हैं बारी बारी से। पहले तो नसीम से पूछते हैं कि नसीम, आप बताओ कि तुम्हें तलाक से कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम तलाक देना चाहते हो ना। इस बात पर नसीम सहमति में अपना हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, बिल्कुल जज साहब, मुझे तलाक देना ही देना है और मैं जल्द से जल्द शबाना से छुटकारा चाहता हूँ। मुझे शबाना के साथ नहीं रहना है। जब बारी शबाना की आती है और जज साहब शबाना से पूछते हैं कि शबाना, आपको क्या कहना है, आपको इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं। तो शबाना बोलती है कि तलाक तो मैं भी नसीम से लेना चाहती हूँ, नसीम से अलग होना, लेकिन अलग होने से पहले मैं एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ। मतलब ये कि एक रात में नसीम के साथ एक ही कमरे में एक ही बेड पर सोना चाहती हूँ। जैसे ही ये बात शबाना बोलती है और जज साहब जैसे ही ये बात सुनते हैं, वे बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाते हैं और शुरू में तो थोड़ा सा उनको गुस्सा भी आता है, और इसके बाद वे सोचते हैं और कहते हैं, आखिर उसकी क्या व्यवस्था है, कैसी ये लड़की है। आज तक मैंने पूरे नौकरी के बीच में मैंने कभी भी ऐसी लड़की को नहीं देखा। इन दोनों का रिश्ता खत्म होने वाला है और उसके बाद वह लड़की ये कह रही है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ, मुझे अपने पति के साथ एक रूम में एक कमरे में एक साथ सोना है, एक ही बेड पर। ये एक बड़ा सवालिया निशान है और जज साहब काफी देर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या किया जाए। थोड़ा देर सोचने के बाद आखिर ये दोनों पति पत्नी ही तो हैं। आखिर उनको अगर हम सहमति दे भी देते हैं, अभी तक ऑफिशियली अलग अलग नहीं हुए हैं, अब तक तो पति पत्नी ही हैं। चलो मैं सामाजिक दे देता हूँ, क्योंकि जज साहब नहीं चाहते थे कि दोनों का रिश्ता खराब हो, दोनों एक दूसरे से अलग हों। तो जज साहब भी चाहते थे
कि दोनों एक साथ आ जाएं एक ही रिश्ते में। इस वजह से वह सहमति दे देते हैं शबाना को नसीम के साथ रहने के लिए। शबाना को इस बात पर उसके घर वाले उसको बहुत उल्टा सीधा सुनाते हैं। शबाना से गुस्सा हो जाते हैं। जज साहब के सामने ये तुम कैसी बातें कर रही हो, जो सबके सामने ऐसा तुम प्रस्ताव रख रही हो। इस बात पर शबाना कुछ नहीं बोलती। फिर जज साहब वहां पर उनके परिजनों को डांटते हैं और बोलते हैं, कोई बात नहीं, यह अपने हस्बैंड के साथ ही तो रहना चाह रही है और अभी ऑफिशियली इन दोनों का तलाक नहीं हुआ है। ऑफिशियली ये लोग अभी हस्बैंड वाइफ भी हैं। तो इस नाते अगर ये बोल रही है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ, मुझे अपने नसीम के साथ सोना है एक बेड पर, एक कमरे में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को अनुमति दे देते हैं। कोर्ट का टाइमिंग खत्म होता है। दोनों परिजन बाहर निकलते हैं। इस बीच शबाना नसीम के पास पहुंचती है। जैसे ही वो पहुंचती है, नसीम उसको बोलता है कि शबाना, जब हमें अलग अलग होना है और तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता भी अलग हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में तुम्हारा ये प्रस्ताव मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तुम क्यों मेरे साथ एक रात बिताना चाहती हो, वह भी एक कमरे में? ये थोड़ा माजरा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इस बात पर शबाना बोलती है, ज्यादा उड़ो मत। अभी भी ऑफिशियली तुम मेरे पति हो और पत्नी होने के नाते मेरा पूर्ण अधिकार है मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं तुम्हारे साथ रहूं जब तक मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तो मेरा अधिकार है कि मुझे क्या करना है वो मैं करूंगी, क्योंकि जज साहब का ये आदेश था। नसीम को भी मालूम था। चलो आज भर की ही तो बात है, कल के बाद फिर हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। शबाना अपने रास्ते जाएगी, मैं अपने रास्ते जाऊंगा। इस बात को लेकर नसीम भी बोलता है, चलो ठीक है, मैं तैयार हो रहा हूँ। इस बात के लिए शबाना उससे ये बात बता देना चाहती थी कि ये कंडीशन मेरा है साथ रहने का। इस कंडीशन में ना तो वह रात में तुम्हारे घर में गुजारूंगी और ना ही मैं अपने घर पर। मैं तुम्हें जहां बताऊंगी वहां तुम्हें आना होगा। इसका मतलब ये है कि ना तो मैं अपने मायके में गुजारूंगी अपनी रात और ना मैं ससुराल जाऊंगी। जो कल की रात होगा हम दोनों का, वह होटल में बीतेगा। और होटल कौन सा होगा, क्या होगा, इस बात का डिसीजन भी मैं ही करूंगी। मैं तुमको कॉल करके बता दूंगी कब तुम्हें आना है। नसीम बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद नसीम भी अपने परिजनों के साथ अपने घर चला जाता है। शबाना भी अपने परिजनों के साथ अपने घर चली जाती है। कॉल आता है शबाना का और वह बोलती है कि 9 बजे इस होटल में तुम्हें पहुंचना है। होटल का एड्रेस भी भेज देती है, लोकेशन भेजती है और उसके बाद बोलती है कि 9 बजे तुम्हें इस होटल में आना है। निर्धारित समय पे जो होटल शबाना ने बताए रहती है, उस होटल पर जब नसीम पहुंचता है, उस होटल के कमरे में जाता है जिसमें शबाना रुकी हुई होती है, तो कमरा तो खुला होता है, लेकिन उस कमरे में ये देखकर हैरान रह जाता है कि उस कमरे में तो शबाना थी ही नहीं। या फिर शबाना अपने घर वालों के साथ मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रही है। इतने सारे सवाल उसके दिमाग में एक साथ उत्पन्न हो रहे थे और इन सवालों के जवाब के लिए उसके मन में उथल पुथल भी मचने लगा। जैसे ही थोड़ी देर उस रूम में वह 5 से 10 मिनट बैठा, उसके तुरंत बाद ही फिर शबाना आती है। इस तरह से आती है, बल्कि एक दुल्हन की पोशाक में आती है, दुल्हन के नकाब में आती है, पूरी तरीके से सज धज कर लाल जोड़े में पहुंचती है। ऐसे उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो कल ही उसकी शादी हुई हो। जैसे ही शबाना उस रूम में पहुंचती है, वह अपने पति नसीम को बेड पर बैठे हुए देखती है तो पहले तो कुछ देर शांत रहती है। उसके बाद नसीम के थोड़ा पास जाती है और उससे पूछती है कि नसीम कैसे हो। इस बात को नसीम इग्नोर करता है, क्योंकि नसीम जान रहा था कि मुझे ये सब फॉर्मेलिटी के तौर पर ही निभाना है। उसके बाद हमारा रिश्ता तो खत्म हो जाएगा। एक बार मिलने से ऐसा क्या ही हो जाएगा। नसीम भी इस बात को लेकर समझ चुका था कि हमारा रिश्ता कल के बाद से खत्म ही हो जाएगा। तो नसीम इसका रिएक्शन कुछ भी नहीं देता। शबाना तो बहुत ज्यादा खुश है। एक आम इंसान शबाना को देखकर ये कभी कह ही नहीं सकता था उस समय की नसीम और शबाना के बीच में कोई ऐसी खटपट भी हुआ होगा। लेकिन जो तलाक तक बात पहुंची है, उसके बीच कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा। एक आम इंसान इस बात को देखकर कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। शबाना इतना खुश थी उस रूम में, लेकिन दूसरी ओर नसीम बिल्कुल नाखुश बैठा। उसके चेहरे पर नाखुशी के जो भाव थी वह साफ साफ झलक रही थी। उसके बावजूद भी शबाना उसको बोलती है कि नसीम, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हमारा शुरुआत अच्छा हुआ था, स्टार्टिंग के हम दोनों ने 4 से 5 महीने जो एक अच्छा पल बिताए थे, उस अच्छे पल को याद करके मैंने 4 साल कैसे बिताए, इस बात का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला।
और जब भी मुझे तुम्हारी याद आती थी, मैं उस 4 महीने के जो हसीन पल होते थे ना, उस हसीन पल को याद करके ये 4 साल बिता ली। मैं चाहती हूँ हम लोगों का दुखद अंत ना हो। तुम्हारा भी कल से लाइफ अलग हो जाएगा, मेरा भी लाइफ अलग हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले जो समय, जो आने वाला लाइफ हो, हम दोनों सिर्फ आज रात भर इतनी खुशी से एक दूसरे के साथ जिएं कि आने वाले जो समय, उस समय में हम दोनों आसानी से जी पाएं। इस बात का एहसास नहीं हो कि तुम हमारे साथ नहीं हो। मैंने आज तुमको इसलिए अकेले में बुलाया है। कुल मिलाकर उसका साफ साफ कहना है, पूरा रोमांटिक मूड में है, और वह कहती है कि आज की रात सिर्फ तुम्हारे नाम, जो भी करना चाहो तुम्हारी मर्जी है। नसीम शबाना के इरादे को समझ रहा था, और नसीम बोलता है, मैं जानता हूँ लड़कियों का हिसाब किताब क्या होता है। लड़की, आज की लड़कियां क्या सोचती हैं। मामला जब बहुत ज्यादा खराब था तो हम बहुत ज्यादा खराब थे, और आज तुम ये सोच रही हो कि ऐसा कर लेने से मेरा इरादा बदल जाएगा और मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि जज साहब का ये आदेश था तो मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए, एक रात बिताने के लिए होटल में आया हूँ। इस पर शबाना बोलती है, नहीं नहीं, ये मेरा इरादा नहीं। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे होटल में आ जाने से मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी। तलाक तो मैं अभी भी लूंगी। तो उन दोनों के बीच की कहासुनी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक कंट्रोवर्सी स्थिति उत्पन्न होती है। थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा वहां पर हो जाता है, क्योंकि शबाना चाह रही थी कि नसीम उसके पास हो, लेकिन नसीम उससे दूर उचट रहा था। अंत में शबाना उसके पास जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है कि नसीम, तुम्हें जो करना है करो, तुम मुझ पर भरोसा करो या ना करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगी और इस बात का ब्लेम मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। तुमने मेरे साथ आज रात में कुछ किया है, मैं तुम्हारी कसम खाकर बोल रही हूँ कि आज तुम मेरे साथ जो भी करोगे, इस बात का जिक्र मैं कभी नहीं करूंगी और इस बात का कभी ब्लेम नहीं करूंगी। इतने साल के बाद जब तुम मुझसे मिले थे तो तुमने मेरे साथ वह सब किया। उसके बाद फिर तुमने तलाक ले लिया। इस बात का मैं बिल्कुल भी ऐतराज नहीं उठाऊंगी। अगर तुम्हें जरा सा भी भरोसा हो तो आज की रात वे सब कुछ कर सकते हो, जैसे हमने फर्स्ट नाइट की रात को प्यार की शुरुआत में की थी। ठीक उसी तरह हम अंत भी ऐसे ही करेंगे। मतलब ये कहिए कि पूर्ण रोमांटिक मूड में थी शबाना, और वे साफ साफ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए नसीम को प्रोत्साहित कर रही थी। नसीम उसके लाख बोलने के बाद भी वे काम नहीं करता और साफ बोलता है कि अच्छा, तो तुम इसलिए आई थी साहब से अनुमति लेकर मेरे साथ रात बिताने के लिए कि तुम मेरे साथ आज की रात को रंगीन कर सको। तो अगर तुम ये सोच कर आई थी तो मैं अभी जा रहा हूँ। मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ ये सब। इस कमरे में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। तो इस बात पर शबाना बोलती है कि तुम हमसे प्यार नहीं करते। तुम जो मेरे साथ एक अच्छा पल बिताए थे, उस 4 महीने के दौरान क्या उस पल का तुम्हें थोड़ा सा भी कुछ याद नहीं आता? मैं तो उसे अपने इस 4 साल के वे हसीन पल याद करके काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वही देखकर मैं रह रही थी। तुमको वह दिन और वह समय याद नहीं आता? आज भी तो नसीम बोलता है कि एक समय था कि तुम मेरे ऊपर हमेशा ब्लेम करती थी कि मैं बदल गया हूँ। मैं बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए होता हूँ। सिर्फ उसी समय तुम्हारे साथ रोमांटिक बातें करता हूँ, प्यार भरी बातें करता हूँ, और उसके बाद जब मेरा काम खत्म हो जाता है मैं तुमसे दूरी बना लेता हूँ। ऐसे ही कुछ आरोप तुम मेरे ऊपर लगाया करती थी, लेकिन आज क्या हुआ जो तुम मेरे पास खुद चलकर उस होटल तक पहुंची हो? ये तुम्हारा खुद का प्रपोजल है कि तुम्हारे साथ एक रात बितानी होगी। इस बात पर सबाना बोलती है, बात वो नहीं है, वे सब पीछे की बातें थी, वे सब भूल जाओ। अभी मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों का जब शुरुआत अच्छा हुआ था तो अंत भी अच्छा हो। इस बात को लेकर मैं तुम्हें आखिरी बार होटल में ये सोचकर बुलाई थी कि अंत भी मैं चाहती हूँ कि अच्छा ही हो। नसीम बोलता है कि क्या शुरुआत, क्या अंत, क्या अच्छा और क्या बुरा। जब हमें एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं है तो फिर क्या अंत होगा और क्या शुरुआत होगा, उस चीज की मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन शबाना, तुम ये बताओ कि तुमने आखिर मुझे होटल में क्यों बुलाया है और तुम्हारा मुद्दा क्या है? शबाना शबाना बोलती है कि तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए तुमको होटल बुलाई थी? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ तुम्हारे साथ उस तरह का काम भी करूं। तो फिर इस बात पर नसीम बोलता है, फिर बता आखिर तुम क्या चाहती हो? इस बात पर शबाना बोलना स्टार्ट करती है, जब तुम मुझसे लास्ट बार
कोर्ट में मिले थे 4 मंथ पहले। उससे पहले तुम्हारा शरीर था वो बिल्कुल स्वस्थ था। तुम काफी अच्छे दिखते थे। तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त था। तुम हट्टे कट्टे दिखते थे। तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी, तुम्हें कोई भी देखकर आकर्षित हो सकता था। लेकिन आज तुम्हारी स्थिति बिल्कुल अलग है। आखिर तुम इतने दुबले कैसे हो गए? इतने कमजोर कैसे हो गए? तुम्हारा आंख बिल्कुल धंस गया है। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मुरझा गया है। तुम्हारे फेस का लाइट खत्म हो गया है। तुम अभी बिल्कुल कमजोर दिख रहे हो और बीमार दिख रहे हो। आखिर क्या बात है? इस बात पर नसीम तो पहले ये बात बताने से मना करता है और बोलता है, नहीं नहीं, बस ऐसे ही हो जाता है। चलो बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ, तो पत्नी के नाते मैं तुमसे पूछती हूँ, तो आपको बताना ही पड़ेगा। तब नसीम बोलना शुरू करता है कि देखो, जब तुम चली गई थी मुझे छोड़कर, तो परिवार के सदस्य भी तरह तरह की बातें मुझसे बोलने लगे। समाज में भी मेरे जो साथी थे वे भी तरह तरह की बातें करने लगे। कोई बोलने लगा कि तुम एक औरत को नहीं रख पाए, तुम क्या कर पाओगे? इस तरह के बातें, बहुत सारे आरोपों के बीच से मुझे गुजरना पड़ा था और धीरे धीरे मैं अपने शरीर पर ध्यान देना बंद कर दिया। मतलब मैं बिल्कुल एक कमरे में अकेला बंद होकर पड़ा रहा। अचानक से एक दिन मेरे सर में दर्द होता है और सर में दर्द इतना कि मैं वो बर्दाश्त कर नहीं पाया। उसके बाद जब मैं डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर के यहाँ जाकर एडमिट हो गया। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने साफ साफ कहा, नसीम जी, आपको ब्रेन कैंसर है। तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, आखिर मुझे ब्रेन कैंसर कैसे हो सकता है? तो इस बात पर डॉक्टर कहते हैं, आपके लापरवाही की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ये ब्रेन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज है। ब्रेन कैंसर अगर शुरुआत में ये चीज पकड़ में आ जाए तो इसका इलाज हो सकता था, लेकिन अब तुम बहुत आगे निकल गए हो। एक ब्रेन कैंसर से पीड़ित इंसान नहीं जी सकता और हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में मेरे लाइफ का ही दी एंड हो जाए। ये सब सोचकर जब मेरी लाइफ ही नहीं रहेगी, आने वाले 6 महीने में मेरी कहानी खत्म हो जाएगी और जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम कहाँ रहोगी? इन तमाम तरह के बातों का जवाब मुझे चाहिए था और मैंने अपनी अंतरात्मा से पूछा, तो मेरे अंतरात्मा ने इस बात का जवाब दिया, जब तुम ही नहीं रहोगे तो तुम्हारी पत्नी क्या, तुम्हारे बच्चे क्या? इसलिए मैंने ये बात ठान ली कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, जबकि शुरुआत में मेरी ऐसी कोई मनोदशा नहीं थी कि मैं तुम्हें तलाक दूं। लेकिन जब स्थिति से गुजरता तो मैं तलाक दूं, उस निर्णय पर पहुंच गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी बनकर, मेरी विधवा बनकर तुम आने वाले समय में रहो और तुम ऐसे लाइफ को स्ट्रगल करो आने वाले समय में। इसे लेकर तुम्हें तमाम तरह के आरोप का एक नेगेटिव दौर से तुम्हें समाज के नजरों में गिरना पड़े, इस बात का विलेम भी होता। एक वाइफ के जिंदा रहते उसके हस्बैंड मर जाए तो नेगेटिविटी अपने समाज में फैली होती है। उन सब चीजों का असर तुम्हारे ब्रेन पर ना हो, इन बातों का वह ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय किया, मुझे भी तलाक लेना है। ये बात सुनकर शबाना हैरान रह जाती है और वो बोलने लगती है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे बताया क्यों नहीं, और मुझे इतनी बड़ी बात तुमने आज तक छुपा के क्यों रखा? काश अगर तुमने इस बात को बता दिया होते तो शायद मैं तलाक का पेपर तुम्हारे पास भेजती ही नहीं। इस बात को लेकर शबाना बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है और रोने लगती है। लेकिन नसीम उसको समझाता है, कोई बात नहीं शबाना, तुम्हारी लाइफ कल से अलग है, मेरी लाइफ अलग है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे तलाक ले लो, मैं भी तलाक दे रहा हूँ और आज के बाद तुम अपनी लाइफ में स्वतंत्र हो सकती हो, कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करवा दे, तुम अपना एक अच्छा लाइफ आगे चलकर बिताओ। मैं क्यों तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर करूं? क्योंकि मेरी लाइफ ही नहीं है। आने वाले समय में मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अभी कितना दिन जीना है। तो शबाना बोलती है कि नहीं, मकसद मिल चुका है। करते करते सुबह हो जाती है। नसीम बोलता है कि सवेरा हो चुका है, अब मैं अपने घर चलता हूँ, तुम अपने घर चली जाओ। इस बात पर शबाना बोलती है, ठीक है। शबाना इस बात को सोचते हुए कहती है, आखिर जिस पति के लिए, जिस हस्बैंड के लिए अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दिया है, अगर अल्लाह का तीसरा सजदा बना होता तो शायद वह शौहर के लिए ही होता। जब खुद अल्लाह ने ही शौहर का मर्तबा इतना ऊंचा दिया है तो फिर मैं कौन होती हूँ अल्लाह की नाफरमानी करने वाली?
आज जब मेरा पति नसीम इस दौर से गुजर रहा है, जब उसको किसी साथी की ज़रूरत है, उसको जीने का मकसद चाहिए, मैं उसके जीने का मकसद नहीं बन रही, बल्कि उससे दूर जाना चाह रही हूँ। अचानक वो अपने आँसू पोंछने लगती है। उसके बाद दोनों अपने-अपने घर पहुँच जाते हैं। अगले दिन 11 बजे फिर दोनों को कोर्ट में जाना होता है। दोनों अपने परिवार वालों के साथ कोर्ट में पहुँचते हैं। उसके बाद जज साहब पूछते हैं, फिर से कोर्ट लगता है। जज साहब पूछते हैं कि नसीम, क्या इरादा है कि तुम अपने रिश्ते में फिर से आओगे और रिश्ते में फिर से आने के लिए ही दोनों का एक अच्छा लाइफ व्यतीत हो, आने वाले समय में दोनों एक दूसरे से अलग ना हो। ये होने के लिए ही जज साहब ने 4 साल का टाइम भी दिया था कि इन 4 साल के दौरान जब दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे, दोनों एक दूसरे की कमी खलेगी, तो हो सकता है ये फिर से एक दूसरे के साथ हो जाए। और इसके बाद जब ऐसा कुछ होगा, फिर वे लोग अपना निर्णय लेंगे। तो जज साहब भी जानते थे कि हो सकता है कि दोनों जब साथ रहेंगे तो ये निर्णय दोनों अपना बदल लेंगे। नसीम से जब ये सवाल इस आशा के साथ पूछते हैं कि नसीम का जो डिसीजन होगा वो ये होगा कि मैं तलाक अब नहीं दूंगा। तुम्हारा क्या इरादा है? तलाक के मामले पर क्या बोलना चाहते हो? नसीम बोलता है, जज साहब, मैंने तो अपना निर्णय कल भी सुनाया था और आज भी मैं सुना रहा हूँ। मुझे तलाक देना ही है। मुझे शबाना के साथ नहीं रहना। इसके बाद शबाना से वो पूछते हैं कि शबाना, तुम्हारा क्या इरादा है? उनको लग रहा था कि जब नसीम से ये बात बोल रहा था, शबाना की ओर से तलाक का पेपर भी आया था। तो फिर शबाना को पूछने से पहले जज साहब को इस सवाल का जवाब पता था कि शबाना भी यही बोलेगी, नहीं मुझे भी तलाक लेना है। जब जज साहब शबाना से पूछते हैं कि अब तुम क्या चाहती हो, फिर शबाना जो बोलती है उस बात को जज साहब सुनकर दंग रह जाते हैं। शबाना बोलती है, मुझे तलाक लेना ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति नसीम के साथ ही रहूं। शबाना का ये कहना था कि फिर तो उसके घर वालों का मानो जैसे सिट्टी बिट्टी गुम हो गया हो। ये सुनकर कि उनकी बेटी कह रही है कि वो फिर से नसीम के साथ जाना चाहती है, इस बात पर जज साहब खुश हो जाते हैं, क्योंकि जज साहब को पता होता है कि शबाना नेगेटिव बोलेगी, नहीं मुझे तलाक लेना ही लेना है। लेकिन अचानक से कल तक तो शबाना बोल रही थी कि मुझे तलाक ही लेना है, आज वो कैसे मना कर रही है कि तलाक नहीं लेना है। इस बात पर शबाना आगे बोलना शुरू करती है, क्योंकि जब इतने बुरे दौर से नसीम गुजर रहे हैं तो इसमें मेरा कोई हक नहीं है कि मैं उनको दुख में डालकर उनसे ब्रेकअप करूंगी या मैं उनसे दूर हो जाऊंगी। इस बात पर जज साहब बोलते हैं, आखिर क्या हुआ है नसीम को, तुम बताओ, क्योंकि ऐसा कोई भी पेपर नसीम की ओर से नहीं आया है या नसीम के घर वालों की ओर से कोर्ट में पेश नहीं किया गया था जिस पेपर से इस बात की पुष्टि हो जाए कि नसीम को ब्रेन कैंसर हुआ है। इस वजह से जज भी इस बात से अनजान थे। फिर शबाना बताना शुरू करती है कि जज साहब, नसीम को ब्रेन कैंसर है और ब्रेन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे इंसान अपने आप को भूलने लगता है और वजन तेजी से गिरने लगता है। ब्रेन कैंसर से इंसान की लाइफ बहुत कम हो जाती है। जज साहब, डॉक्टर ने नसीम को बताया है कि 6 से 7 महीने ही तुम जीवन में सरवाइव कर सकते हो, उसके बाद तुम्हारा कब आखिरी पल आ जाए इस बात की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। ये रहा डॉक्टर का रिपोर्ट, सारा रिपोर्ट जो कि होटल में वह नसीम से ले लेती है। वह सारा रिपोर्ट जज साहब के सामने पेश करके दिखाती है। जज साहब को जैसे ही शबाना के दिए हुए डॉक्टर के उस रिपोर्ट को जज साहब देखते हैं, जज साहब के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उस रिपोर्ट को देखकर ये सोचने लगे कि इतने बड़े भयानक बीमारी से नसीम गुजर रहा है और उसके बाद कोई भी एक दूसरी लड़की यहाँ पर होती तो खुशी खुशी से ब्रेकअप कर लेती, खुशी खुशी से तलाक ले लेती, वह उसको अपने रास्ते छोड़ देती और वह अपने रास्ते चली जाती और उसके बाद भी शबाना नसीम का होकर ही रहना चाहती है। तो वाकई शबाना आम लड़कियों से बिल्कुल अलग थी और जज साहब उसके निर्णय का न सिर्फ सराहना करते हैं बल्कि उसके निर्णय को स्वीकार भी कर लेते हैं। कोर्ट अपना निर्णय सुनाती है कि शबाना नसीम के साथ नसीम के घर जाएगी। जैसे ही ये निर्णय शबाना के घर वाले सुनते हैं तो लड़की के घर वाले इस बात पर विरोध करना शुरू कर देते हैं और शबाना को काफी बुरा भला बोलते हैं। कोर्ट परिसर में शबाना के घर वाले काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला करने लगते हैं, क्योंकि घर वालों को उम्मीद नहीं था और जब उसके घर वाले जान गए कि नसीम इतने बड़े भयानक बीमारी से गुजर रहा है तो शबाना को समझाने की कोशिश करते हैं कि शबाना, अब नसीम का जीवन ज्यादा दिन नहीं है, ऐसी कंडीशन में तुम्हें उसके साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा ये रहेगा
कि तुम उसको छोड़ दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी कहीं और कर देंगे। इस बात को लेकर शबाना अपनी नाराजगी जताती है और कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। नसीम इतने बड़े दौर से गुजर रहा है, वैसे कंडीशन में मैं नसीम को छोड़कर बिल्कुल अलग नहीं रह सकती। ये कहकर वह नसीम के साथ चली जाती है। नसीम फिर भी इस बात को लेकर मना करता है कि शबाना, वापस लौट जाओ, मेरे लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, तुम मेरे साथ आकर क्यों अपना समय बर्बाद करना चाहती हो। लेकिन शबाना बोल देती है कि मैं नसीम तुम्हारे निकाह में हूँ और तुम्हारी बीवी हूँ, और ये मेरा हक है कि मैं तुम्हारा साथ निभाऊं, और अल्लाह के नज़र में मैं अपनी आखिरत खराब करना नहीं चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि जब कयामत के दिन तुम्हारी पत्नी को बुलाया जाए तो वो मेरे ही नाम से पुकारा जाए। मैं तुम्हारे हर सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुमने जो मुझे 4 साल अलग रखा, उसके लिए मैं अपने ही नज़रों में गिर गई हूँ, और मेरे उस गुनाह को भी माफ कर दो। नसीम, मैं जब भी रहूंगी तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी, और दुनिया की कोई पावर, दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। इसके बाद दोनों खुशी खुशी उसके घर चले जाते हैं, और जब नसीम के घर शबाना पहुंचती है, नसीम के घर वाले भी खुश हो जाते हैं। बाकी इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी के भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं था, किसी के दिल को दुखाना नहीं था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। मेरे पिता ने 2 शादी की थी और हम 5 भाई थे और 2 माँ थी। हम लोग लखनऊ गांव में रहते थे। मेरे 5 भाई थे, 2 मम्मी थी। एक मम्मी का इंतकाल हो गया था और एक मम्मी हमारे साथ ही रहती थी। हम 3 भाई एक मम्मी से थे और 2 भाई एक मम्मी से थे, और हम पांचों भाई का पिता एक ही था। हम 3 भाई काफी बड़े थे और वे 2 भाई काफी छोटे थे। एक 10 साल का था और एक 6 साल का। हम तीनों भाई अपने पिता की बात भी कम मानते थे और बात बात पर उनसे झूठ भी बोलते थे, और हम तीनों भाइयों की शक्ल सूरत भी कुछ खास नहीं थी, और हमारे पिता ने हम तीनों की शादी भी कर दी थी, और हम अब छोटा मोटा काम करके अपने परिवार को पालते थे। हमारे पिता हम पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। हम पांचों भाई बाग में जाते थे क्योंकि हमारा आम का बाग था, और जब थोड़ी सी आंधी आती तो हम बाग की तरफ दौड़ जाते थे और आम को नीचे गिरते हुए उठाया करते थे और घर पर लाकर आमों को हिस्सा लगा लिया करते थे। हम तीनों भाई ज्यादा आम लेते थे और उन दोनों भाइयों को कम दिया करते थे। हम तीनों भाई उन दोनों भाइयों से बहुत चिढ़ा करते थे क्योंकि हमारे पापा उन दोनों भाइयों से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों भाई बहुत खूबसूरत थे, और एक दिन यूं ही खेलते खेलते वे नहर पर चले गए, और जो 10 साल का था वह नहर के अंदर गिर गया था और धीरे धीरे नहर के बीच में जा रहा था, और छोटा भाई देख देख कर बहुत छटपटा रहा था कि मैं अपने भाई को कैसे बचाऊं, और चिल्ला रहा था। काफी देर हो गया, कोई मदद के लिए नहीं आया, तो वह खुद ही नहर के अंदर कूद गया अपने भाई को बचाने के लिए, और फिर उसने अपने भाई को बचा ही लिया, और फिर दोनों भाई अपने घर की तरफ चल दिए। मन ही मन डर गए थे कि हम अब घर वालों को क्या बताएंगे। अब गांव जाएंगे तो हम बहुत पिटाई खाएंगे जब बताएंगे कि हम नहर में गिर गए और ये सब चीजें हुई। जब अब जब वह दोनों गांव पहुंचे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि उन्होंने सोचा था। उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि उसका भाई जो 10 साल का है नहर में गिर गया था, और वह जो 6 साल का है वह उसको बचाया। उसके घर वाले सोचने लगे कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि 6 साल का बच्चा जो ठीक से नहर में पानी तक नहीं उठा सकता, भला वह 10 साल के बच्चे को कैसे बचाएगा। गांव में ये घटना वाली बात फैल गई, पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ सिवाय एक को छोड़कर। उसने इस बात पर विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे।
उस गांव की सबसे समझदार बुजुर्ग में से एक है और इसलिए गांव वालों को भी लगा कि भला उन्होंने कैसे विश्वास कर लिया। ये तो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर वे कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी जिस वजह से वे विश्वास कर लिए। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर उनके पास में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये देखें, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही बता दीजिए कि ये कैसे हो सकता है। इस पर उनको हंसी आ गई। वह बोले कि श्रीमान, इसमें क्या बताऊं। वह लड़का तो बता रहा है कि उसने ये कैसे किया। तभी गांव वाले उनकी शक्ल देखने लगे। फिर वे बोले कि देखो, सवाल ये नहीं है कि वह छोटा सा बच्चा है, कैसे कर पाया। सवाल ये है कि आखिर उसके अंदर इतनी ताकत आई कहाँ से। और फिर वे बोले, इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता कि जिस समय उस बच्चे ने ये काम किया उस समय वहां दूर दूर तक कोई नहीं था उसे वह बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। और यही कारण है कि वह बच्चा अपने भाई को बचाने में सफल रहा। गांव वाले ये जवाब सुनकर स्थिर हो गए और फिर किसी ने उनसे कुछ सवाल नहीं किए। वे सब चुपचाप हो गए। उन्हें उनका जवाब मिल चुका था और हम तीनों भाई भी ये माजरा सुनकर हैरान थे। हम अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि ये दोनों मर क्यों नहीं गए। और फिर दूसरी माँ भी बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया था। अब उन दोनों भाइयों के सर से भी माँ का साया उठ चुका था। इस तरह काफी दिन हो चुके थे और वो लोग बड़े हो गए और उसमें से एक भाई की शादी हो गई थी। अब वे दोनों भाई हमारे जैसे हो चुके थे। अब पिताजी भी बहुत बीमार रहने लगे थे और उनके यहाँ पैसों की तंगी हो गई। अब वे तीनों जने हम लोगों की मदद की तलब करते थे। हमने वे दोनों भाई का फायदा उठाया और उन दोनों को काम पर लगवा दिया। पिताजी थोड़े खुश हो गए पर उनको हम पर विश्वास नहीं था। पर वे मजबूर थे, करते भी क्या। हम अंदर ही अंदर उन दोनों से बदला लेना चाह रहे थे। मैं दिल्ली शहर में काम करता था और एक सिलाई की फैक्ट्री खोली थी। काफी अच्छा चल रहा था। अचानक से उसमें घाटा होने लगा था। मेरे ऊपर काफी कर्जा हो गया था। फिर मैं उन दोनों भाइयों को शहर ले आया। एक को होटल में और एक को सिलाई की फैक्ट्री में लगवा दिया था। होटल वाले का मैंने काफी उधार खाया था और मैंने अपने कारीगर को भी खिलाया था। होटल वाले के काफी पैसे मुझ पर उधार थे तो इसलिए मैंने उस भाई को होटल पे रखवा दिया था। पर मैंने भाई को नहीं बताया था कि मैंने अपने उधार के बदले तुझे होटल पर लगवा दिया था। और होटल वाले को कह दिया था, जब तक मेरा हिसाब चुकता ना हो तुम इसे अपना काम करवा सकते हो, क्योंकि ये बहुत मेहनती है। आपका पूरा काम करेगा और पूरे ईमानदारी के साथ, क्योंकि वह बहुत ईमानदार भी है। और मैंने इसी तरह उसको 2 सालों तक गिरवी रख दिया और फिर मैं अपने गांव चला आया और पिताजी से मैंने बोल दिया कि मैंने उसे काम पर लगवा दिया है। पिताजी थोड़े दुखी भी थे और थोड़े खुश भी हुए और वह लाचार थे इसलिए मुझसे और कुछ सवाल नहीं किया। जो दूसरे भाई को सिलाई पर लगवाया था उसने वहीं पर अपना घर बसा लिया था। उसने शादी कर अपना घर बना लिया था और वह बहुत मेहनती था और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रह रहा था। वह थोड़ा मतलबी भी था। उसने भी पिताजी की कोई हाल चाल नहीं लिया, ना घर पर पैसे भिजवाए। और दोनों के बीच भी बहुत दूरियां थी क्योंकि मैंने उसे आगरा यूपी में सिलाई के काम पर लगवाया था और इधर इसे दिल्ली होटल में लगवाया था। तो इसलिए इन दोनों के बीच भी कोई बातचीत या कोई खोज खबर नहीं थी। अब 2 साल बीत चुके थे। इधर होटल वाले का कर्जा भी पूरा हो चुका था। अब मैं आजाद हो गया था। तब मुझे पहली बार मालूम हुआ था कि मेरे भाई ने मेरे साथ कितनी बड़ी गद्दारी की है। पर मैं चुप था क्योंकि मैं बुरी तरह से फंस चुका था। होटल वाले की इसमें कोई गलती नहीं थी क्योंकि एक वह अच्छा इंसान था। उसको एक मेहनती आदमी चाहिए था। उसका इतना कर्जा भी खा लिया था मेरे भाई ने, तो मैं इसलिए चुप कर मैंने उसका सारा कर्जा उतार दिया। क्योंकि मैं दिन में उसका काम किया करता था और रातों को अपना
पैसा सेव करने के लिए ईंटें ढोया करता था और इस तरह से मैंने अपने पास काफ़ी पैसे जमा कर लिया था। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, पर मैं एक बहुत मेहनती इंसान था। इस तरह से मैंने अपना काम भी शुरू कर दिया और मेरा काम काफ़ी अच्छा चलने लगा था। उधर मेरे फैमिली में बहुत परेशानी थी। मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां भी थीं और वे छोटे-छोटे थे। फिर मैं अपने गांव लौटा अपनी फैमिली को लेने के लिए। तब मैंने सारा किस्सा अपने पिताजी को बताया, तो फिर वे काफ़ी परेशान हुए और काफ़ी बीमार भी रहने लगे थे और काफ़ी पहले से ही बीमार थे। फिर मेरे ये सारा किस्सा सुनने के बाद में मेरे भाई को बहुत बद्दुआएं दे रहे थे और मुझे देखकर बहुत खुश हो गए। फिर मेरे भाई को बहुत सारी बद्दुआएं दी और फिर पिताजी का इलाज करवाया। पिताजी ठीक हो गए और मैं अपनी फैमिली को लेकर दिल्ली चला आया। कुछ ही दिनों बाद बीत जाने पर पिताजी का भी देहांत हो गया और जो मेरे भाई मेरे साथ गद्दारी किया था उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। अब वो नेपाल काठमांडू में रहने लगा था। नेपाल की ऊंची चोटियों पर से बस से नीचे गिर गया। सारे यात्री मर गए थे पर वह बस के अंदर जिंदा था। 2 दिन बाद जब बचाव दल वहां पहुंची तो उसको निकाला गया। फिर उसे हॉस्पिटल ले गए। उसके कितने सारे सर्जरी हुए, कई साल लग गए। फिर वह अपने गांव आया। वहां पर भी उसको चैन न आया और उसको जहरीले सांप ने डस लिया। फिर इसी तरह से तड़प तड़प के उसने अपनी जान दे दी। इसलिए कहावत कही जाती है, कर बुरा तो हो बुरा और कर भला तो हो भला। इसी तरह मैं अपने फैमिली में बिजी हो गया और मेरे अब 4 बेटियां और 2 बेटे हैं और फिर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया। आपको अपने आस-पास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो खुद कोई काम नहीं कर सकते और दूसरों को भी यही कहेंगे कि तू भी ये काम नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोगों को अनदेखा करें और अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये समय बहुत कमाल की चीज़ है जनाब, क्योंकि जिस तरह आपने समय निकाला इस कहानी को पढ़ने के लिए, इससे ये साफ पता चलता है कि आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे, जो कि सफलता की ओर बढ़ाएगा। आपका एक कदम होगा। मुझे ये काम करना कठिन लगता है और मैं चाह कर भी नहीं कर पाऊंगा। लोग भी यही कहते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा। इस काम को मत करो। अगर आपको भी कोई काम शुरू करने के लिए पहले ही कठिन लगने लगता है तो इस कहानी से आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो कैसी लगी मेरी कहानी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय दोस्तों।